दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2014 से पहले लगभग हर राजनीतिक दल में ये समझौता हुआ करता, अलिखित समझौता, लिखित में नहीं, कि एक दूसरे के ऊपर नेता आरोप तो लगाएंगे, अपनी राजनीति तो चमकाएंगे, लेकिन उन आरोपों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे किसी ने कितना ही बड़ा गुनाह किया हो, कितने ही बड़े घोटाले किए हों या और कुछ काम किया हो। लेकिन न तो नेता और न उनके परिवार को टारगेट लोग नहीं करते थे कानूनी रूप से। लेकिन ये ट्रेंड बदला दोस्तों 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई। तो मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने न सिर्फ इसको तोड़ा, बल्कि सबसे पहले जो टारगेट बनाया वो कांग्रेस का सबसे बड़ा जो परिवार था, प्रभावी परिवार, यानी गांधी परिवार। सबसे पहले गांधी परिवार को लपेटना शुरू किया। और एक नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का मामला था, तो गांधी परिवार को सबसे पहले उस मामले में लपेटा। और वो आज भी जमानत के ऊपर है। राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी जमानत के ऊपर हैं वो आजकल, और वो केस चला हुआ है। और उसके बाद जब गांधी परिवार के बाद बारी आई, जो गांधी परिवार के भगत हुआ करते और जो उनको आर्थिक सोर्स जो आया करते वो उपलब्ध करवाया करते उनको। और अपने इस एरिया में गांधी परिवार के जो सबसे बड़े भगत हैं वो है श्री भूपेंद्र हुड्डा जी। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा जी की भी बारी आई। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी इस गहराई से जुड़े हुए हैं कि न सिर्फ नेशनल हेराल्ड मामले में पंचकुला में उन्होंने ज़मीन अवेलेबल करवाई, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा उनके लिए भी उन्होंने डीएलएफ में ज़मीन का CLU वगैरह वो करके ना, यानी रॉबर्ट वाड्रा भी उस मामले में उलझे हुए। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, और उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो भी शायद उसमें एक पार्टी है। लेकिन खैर, अब दोस्तों बारी आई भूपेंद्र हुड्डा जी की। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा जी की हरियाणा के अंदर, यानी कांग्रेस सरकार ही थी। तो उस 2004 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2005 में एक मानेसर के अंदर, वो डीएलएफ का मामला अलग है, ये अलग है, मानेसर में कुछ ज़मीन एक्वायर की सरकार ने, और उसके ऊपर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 और सेक्शन 9 के नोटिस जारी कर दिए। और एक्चुअली में जो मकसद हुआ करता भूपेंद्र हुड्डा जी का, वो ज़मीन अधिग्रहण करना नहीं था, बल्कि वो जो प्राइवेट बिल्डर हुआ करते उनको फ़ायदा पहुँचाना था। और सेक्शन 4 का मतलब ये होता है कि भाई सरकार ने ये ज़मीन, उसकी वो अखबारों में उनको आ जाता है भाई ये ज़मीन जो है ना सरकार इस काम के लिए एक्वायर करने लग रही है, और उनको सूचित कर दिया जाता है कि इसके ऊपर अपनी खेती बाड़ी वगैरह वो ना करें। तो उसके बाद तुरंत बाद सेक्शन 6 का नोटिस जारी कर दिया। सेक्शन 6 का नोटिस का मतलब ये है कि अब सरकार की जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी होने लग रही है, और अब इस ज़मीन को सरकार ले लेगी। तो जब सेक्शन 4 का नोटिस जारी हुआ मानेसर के मामले में, ये मानेसर के सामने लगभग 400 एकड़ ज़मीन का वो किया था, तो जो प्राइवेट बिल्डर थे ना वो घूमने लगे, और जो सरकार ने मुआवजा देना था ना वो बहुत कम देना था। और जो प्राइवेट बिल्डर थे वो सरकार के मुआवजे से थोड़े ज़्यादा कीमत के ऊपर ज़मीन खरीदने लगे। और जब लोगों को ये दिखाई दिया कि सरकार जो मुआवजा दे रही है प्राइवेट बिल्डर उससे ज़्यादा देने लग रहे, तो सरकार वो किसान जिनकी ज़मीन सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के उसमें नोटिस में आई थी, यानी अधिग्रहण प्रक्रिया में आई थी, उन्होंने अपनी ज़मीन बेचनी शुरू कर दी प्राइवेट बिल्डर को। और कुछ ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर जब ये देखा कि मामला अटक सकता है, तो फिर हरियाणा सरकार ने सेक्शन 6 का नोटिस भी जारी कर दिया, सेक्शन 9 का नोटिस जारी कर दिया। सेक्शन 9 के नोटिस का तात्पर्य है कि अब मुआवजा लेना किसानों को देना शुरू हो जाएगा, और ये प्रक्रिया है जो ज़मीन की वो अब सरकार एक्वायर कर लेगी, और बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगी। जब सेक्शन 9 का नोटिस जारी हुआ तो जो आदमी बचे हुए थे उन्होंने भी सभी ने अपनी ज़मीन को प्राइवेट बिल्डरों को बेच दिया, और वो लगभग सरकार ने अधिग्रहण की थी 400 एकड़। तो कुछ और बाहर के भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि कल को हमारी ज़मीन को भी सरकार एक्वायर ना कर ले, तो लगभग 900 एकड़ ज़मीन थी वो प्राइवेट बिल्डरों ने ले ली। जब प्राइवेट बिल्डरों ने सारी की सारी ज़मीन ले ली, तो हरियाणा सरकार ने, यानी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, वो अधिग्रहण की प्रक्रिया थी वो ही बंद कर दी, रद्द कर दी मतलब। तो चलता रहा, कोई बात नहीं। लेकिन 2014 में दोस्तों आई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने जैसे कि उसकी नीति थी कि वो जो अलिखित समझौता था उसको तोड़ दिया, और ये जो CBI, ED, पुलिस है, ये सरकारी एजेंसी इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो नेता घपले में या उसमें शामिल हुआ करते उनको लपेटने में।
और एक तरह से इनको टूल किट के रूप में इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो पहले तो मैंने बताया था कि गांधी परिवार को लपेटा, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, और फिर उसके बाद ये जो जमीन अधिग्रहण मामला था, इस मामले में जब सरकार ने जांच करवाई सीबीआई से, तो उसको लगा कि ये बिल्कुल घोटाला था और इसमें प्राइवेट बिल्डरों को फायदा देने के लिए भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने ये एक तरह से गेम खेला था। तो सीबीआई की जांच बैठा दी इसके ऊपर। तो सीबीआई ने ये मामला मिला सारा का सारा मिलीजुली प्रक्रिया का, और भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी कोर्ट में, सीबीआई की विशेष अदालत में। और उसके बाद आरोप पत्र तय होने शुरू हुए। आरोप पत्र का मतलब ये है दोस्तों कि अदालत ये मान लेती है कि हाँ ये आदमी है, ये आरोपी है, जो ये दोषी है, और आरोप तय होते ही उसको सजा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी आरोप पत्र तय होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए चले गए हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसमें दे दिया सटे, यानी वो जो आरोप पत्र तय करने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया। तो चलो चलता रहा मामला, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब जैसे मैंने बताया कि मोदी सरकार को ये इतना बढ़िया सिस्टम लगा कि अपने किसी भी राजनीतिक दुश्मन को खत्म करने के लिए उसने ये टूल किट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो भी टाइम भी अपने अकॉर्डिंग। यानी जब ये लगे कि ये नेता इलेक्शन में बीजेपी को हरा सकता है या ये नेता अपनी सरकार बना सकता है, तो उनको लपेटना शुरू कर दिया। और खासकर इलेक्शन के टाइम में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल जी। अभी अरविंद केजरीवाल जी जो उसमें शराब के मामले में जो उसने नीति बनाई थी, आबकारी नीति बनाई थी, उसके मामले में वो जेल में भी रह के आए, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और दिल्ली की सरकार वो उससे हाथ धो बैठे। तो अब बारी आती है दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा जी की, यानी हरियाणा की। तो पहले तो खट्टर सरकार थी, हरियाणा के अंदर कोई प्रॉब्लम थी नहीं। 2014 में सरकार आई थी, 2019 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सरकार बना ली, और 2024 में भी किसी तरह मिलजुल कर नहीं, यानी सरकार बन गई। तो अब तक तो 2024 के चुनाव में जैसे कि अभय चौटाला जी ने आरोप लगाए थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जानबूझ के समझौता कर लिया और ये सरकार प्लेट में सजा कर बीजेपी को दे दी। लेकिन खैर दोस्तों, अगर हम उसको भी माने तो कहने का तात्पर्य है कि 2024 के चुनाव तक इस मामले में जो ढील बरतती रही सरकार, अब मोदी सरकार कहिए या सीबीआई कहिए या कुछ भी कहिए, नहीं वो ढील बरतती रही। लेकिन अब दोस्तों जब भूपेंद्र हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो उनका कद फिर बढ़ गया, और अब कुछ एलिगेशन लग रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी के ऊपर भी लग रहे हैं कि वो कमजोर सीएम है, या फिर सुपर सीएम के नाम से खट्टर साहब को प्रचारित किया जा रहा है कि खट्टर साहब की आज भी चलती है। तो इससे बीजेपी को लग रहा है शायद कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो और दूसरा फिर ये है कि ईवीएम के आरोप भी लग रहे हैं सरकार के ऊपर, और दूसरी तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर बीजेपी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी चीज को देखते हुए अब सीबीआई ने फिर से अपना वो शुरू कर दिया। जैसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी चुने गए, उसके तुरंत बाद सीबीआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी कि जो हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भूपेंद्र हुड्डा जी की उस प्रक्रिया को रद्द किया था आरोप पत्र तय करने की, उसके खिलाफ के उस को खारिज किया जाए जो उसने सटे लगा रखा था। और दोस्तों वो जो सटे लगा रखा था वो खारिज भी कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो अब रास्ता खुल गया सीबीआई के सामने वो आरोप पत्र तय करने की जो प्रक्रिया थी उसको चालू करने का। तो अब जैसे वो खारिज हुआ तो अब वो आरोप पत्र मेरे हिसाब से अभी कार्रवाई शुरू हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि कल ही वो स्टे हटाया सरकार की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, और उसमें लगभग 1-1.5 साल के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आरोप पत्र तय हो गए और उसमें भूपेंद्र हुड्डा दोषी पाए गए तो उसमें सजा होनी ही होनी है। और अगर उसमें सजा हो जाएगी तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो चुनाव लड़ सकते हैं, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके परिवार के ऊपर, और भूपेंद्र हुड्डा जी जितने पावरफुल दीपेंद्र हुड्डा जी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी इस मामले में जाएंगे जेल में। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा जी के पास क्या इसके वो है, तो भूपेंद्र हुड्डा जी अब उस मामले में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं कल एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, वो प्रशांत भूषण जी हैं जो बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, इनके काफ़ी खिलाफ बोलते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जितने ये जज हैं जो सरकार के उसमें प्रभाव में, उनको सरकार गवर्नर बना देती है और अपनी मर्जी से फैसले करवाती है। अगर प्रशांत भूषण जी की बात को माना जाए
तो जो बेंच है वो भी ऐसी बेंच होगी जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जी के केस की सुनवाई होगी, और उसमें अगर प्रशांत भूषण के आरोप सही हैं तो फिर उसमें सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बेंच मिल जाती है कि जो सरकार के आरोप उसमें प्रभाव ना हो, या फिर निष्पक्ष जज हो, या कोई और वजह हो, तो फिर उसमें भूपेंद्र हुड्डा का बचाव हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि लगभग एक साल तो इलेक्शन को हो चुका है, और 1 साल 1.5 साल ये प्रक्रिया चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल खींच सकती है। तो 3 साल के बाद भूपेंद्र हुड्डा कुल मिला के मतलब 2 साल, और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल होगी तो अगला जो चुनाव है वो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है आने वाले टाइम में, भूपेंद्र हुड्डा जी किस तरह अपना बचाव करते हैं, और सरकार है वो सीबीआई के थ्रू किस तरह अपना काम करती है। तो यह मामला रोचक रहेगा, क्या रहेगा ये तो अभी हम कह नहीं सकते भविष्य के गर्भ में। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो भी आप मुझे बताएं कि कैसा होगा और क्या होगा, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।